Assalamualaikum. Today the topic of our training session is about the maintenance. मेंटेनेंस में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सबसे पहले बैकअप्स है कि वर्डप्रेस में जो आप बैकअप्स लेते हैं, बैकअप्स किस तरीके से लिया जाता है, और इसी तरीके से आपके पास अगर आपने ऑलरेडी कोई बैकअप लिया हुआ है उससे डेटाबेस कैसे रिस्टोर करना है, और अगर आपने एक जगह पे आप काम कर रहे हैं, लाइक लोकल होस्ट पे आप काम कर रहे हैं या किसी एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप ट्रैफिक नहीं है, या मतलब जो ओरिजिनल वेबसाइट से हट के आप काम करते हैं, तो जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द वर्डप्रेस बैकअप। तो वर्डप्रेस बैकअप आपके पास जो है वो दो तरह से होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस बैकअप आपके पास एक तो वर्डप्रेस साइट का जो बैकअप लिया जाता है और साथ में उसके डेटाबेस का लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से होगा कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, ठीक है, और उसके साथ वर्डप्रेस का डेटाबेस होगा, उसका बैकअप लिया जाएगा। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा जो है ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, उसमें एक प्लगइन मैंने आपको एक यूएसबी में भी दिया था, ऑल इन वन के नाम से, ऑल इन वन वीपी के नाम से, तो उसको यूज़ करते हुए हम उसका बैकअप लेंगे, ठीक है। सो दो प्रोसीजर हैं। एक जो है हमारे पास वर्डप्रेस एक हमारे पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, और साथ में उसका डेटाबेस लेना पड़ेगा। मतलब सी पैनल का फाइल मैनेजर में जाके एक जिप फाइल उसकी क्रिएट करनी पड़ेगी वर्डप्रेस की फाइल्स की, और PHP माई एडमिन में जाके वहाँ से डेटाबेस का वो डाउनलोड करना पड़ेगा बैकअप, वो भी देखेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर जो सेकंड प्रोसीजर है, जो ईजीएस्ट वे है, वो इस तरीके से है कि आपके पास उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में आपके पास इस तरीके से है कि आप ऑटोमेटिक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, और उस प्लगइन की मदद से क्या होगा, एक फ़ाइल आपके पास डाउनलोड होगी और उसको आप इंपोर्ट करके दोबारा जहाँ पे आपने यूज़ करना है वहाँ पे सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वहाँ पे आप इंपोर्ट करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि आपके पास ये वर्डप्रेस बैकअप क्यों ज़रूरी होता है। अब वर्डप्रेस बैकअप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको मैंने पहले भी इसमें इन्फॉर्म किया था कि वर्डप्रेस की जो फाइल डायरेक्टरीज होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका प्लगइन भी अपडेट हो रहा होता है, आपकी थीम की फाइल्स भी अपडेट हो रही होती हैं। तो जब वो अपडेट होती हैं तो उनकी नई फाइल्स आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कस्टमाइजेशन आपने करंटली वेबसाइट में की होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपके कुछ सब में नहीं, कुछ थीम्स और कुछ प्लगइन्स में आपका जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं होते, तो उनमें डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या कोई इशू आने के चांसेस बहुत होते हैं, या इशू इस तरह से कि एक प्लगइन जो एक के साथ कंपैटिबल है वर्डप्रेस के साथ, वो दूसरा प्लगइन नहीं होगा, तो वो इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप जब वेबसाइट का जब ये कोई भी इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसमें अपडेशन हो, या आप कोडिंग कर रहे हो, या आपने बैकअप, तो आपने लाजमी लेना है। बैकअप से क्या होगा, आपके पास उसका डेटा सेफ रहेगा। अगर आप लेट्स सपोज कि आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में क्या है कि जिस तरह से कल मैंने आपको एक वेबसाइट ओपन करके बताई थी, तो उसमें वो प्रोडक्शन में वेबसाइट लाइव है, मतलब वो वेबसाइट लाइव है, उस पर ऑलरेडी सेल्स चल रही हैं। तो अगर उस पर आपने काम करना है, उसकी डेवलपमेंट में काम करना है, सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज यू नीड टू डाउनलोड द बैकअप ऑफ दैट ओरिजिनल वेबसाइट, और उसको आपने किसी लोकल होस्ट में या किसी और टेम्पररी सी पैनल में आपने उसको इंपोर्ट करके वहाँ पे जो आप कोडिंग के थ्रू टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, या आप उसकी टेस्टिंग वहाँ पे करके देन आप ओरिजिनल वेबसाइट में उस वेबसाइट को इंपोर्ट कर दें। और जब आप उस वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि वो 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा आधा घंटा लग सकता है वो वेबसाइट दोबारा लाइव होने में, ठीक है। या आप उसकी फाइलज़िला से FTP से आप दोबारा उसको अपडेट कर दें, उसी स्पेसिफिक फाइल्स को अपडेट करें, ना कि पूरी वेबसाइट को। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। तो क्या आप इस तरीके से आप कोई भी लाइव वेबसाइट को जो है वो एडिट कर सकते हैं, और मेंटेनेंस मोड उसमें ऑन करने। मेंटेनेंस मोड में आप ये ध्यान रखें कि उसके ऑफलाइन आवर्स हों, लाइक यूके में है तो उसके ऑफलाइन आवर्स यही होंगे कि रात के टाइम उधर ऑर्डर बहुत कम आएगा, तो उसमें आप मेंटेनेंस मोड ऑन करके उसमें जो चेंजेस होंगी वो आप कर लेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में अभी होगा। इस तरीके से आप अपने टाइम जोन का बहुत ध्यान रखना है, और क्लाइंट से डिस्कस करके सारे ऑपरेशंस जो भी होंगे आपके आप परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक तो मैंने आपको बताया कि एक ऑटोमेटिक वे होता है और एक दूसरा मैनुअल वे है। मैनुअल वे में क्या होगा, वर्डप्रेस की वेबसाइट का आपको जिप फाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी, और साथ में डेटाबेस PHP माई एडमिन में जाके वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये मैनुअली काम सारा करना पड़ेगा। दूसरा वे क्या है कि आपके पास इजी वे है, जस्ट एक प्लगइन इंस्टॉल करना है,
उसके साथ में इसकी एक्सटेंशन होगी जो कि प्रीमियम है, ठीक है, आपको पे करके ख़रीदनी पड़ती है, और वो मैंने आपको USB में प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आपने एक्सटेंशन जब उसकी एक्सटेंड करेंगे तो आप 500 MB इससे अबव जो है अनलिमिटेड जितना भी वेबसाइट का जो बैकअप होगा वो डाउनलोड होगा, उसको देन आपने दूसरी जगह पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अगेन उसको इंपोर्ट करना होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बैकअप योर वेबसाइट। सो इसमें हमारे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो उनको भी हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्वेश्चन क्या है कि हाउ ऑफन यू शुड बैकअप, दैट डिपेंड ऑन हाउ ऑफन यू ब्लॉग डू यू वांट, और हाउ ऑफन यू फील इफ योर डेटाबेस लॉस्ट लॉन्ग विद अ फ्यू पोस्ट। तो इसमें टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप कब तक लेना चाह रहे हैं, आपकी वेबसाइट कब लास्ट टाइम आपने बैकअप लिया था। इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट एक मंथ में एक बैकअप ले लें। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा सेल्स उसमें हैं या उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक मंथ में एक बैकअप्स, कुछ cPanels में ऑटोमेटिक बैकअप्स के ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो टर्न ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक बैकअप्स लेता रहता है, ठीक है। सो ये आगे उसने वही बताया हुआ है, बैकअप्स कैन बी ऑटोमेटेड, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ बैकअप अवेलेबल। तो वर्डप्रेस में भी ऑटोमेटिक बैकअप अवेलेबल है, उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैनुअल वे में भी है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड बैकअप ऑटो बैकअप विद अ मैनुअल बैकअप, ठीक है। तो वो कह रहा है ये रिकमेंडेड वे यही है कि आप बैकअप ले लें ऑटोमेटिक बैकअप का, किससे, मैनुअल बैकअप के थ्रू, ठीक है। वंस इन अ वाइल, एक दफ़ा कहीं बैकअप ले लें ज़रूर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। सो इसमें हमारे पास बैकअप में कौन कौन से प्रोसेस हैं उनको हम देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है इसकी बैकअप की, अगर बैकअप किस तरह से डेटाबेस का लेते हैं वो बता रहा है, और रिस्टोर कैसे करते हैं उसको बता रहा है। सबसे पहले हम वर्डप्रेस वेबसाइट को देख रहे थे, यहाँ पे ये दो मेथड थे ना, एक वर्डप्रेस वेबसाइट का लेना था और साथ में डेटाबेस का लेना था। ये एक तरह का मैनुअल प्रॉपर कंप्लीट बैकअप है, ये पॉइंट 1, ठीक है, जिसमें आपकी वर्डप्रेस की साइट है और साथ में आपके PHP का डेटाबेस का एडमिन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैकअप में जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट को जब बैकअप लेंगे तो आपने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, एक तो आपका डेटाबेस होगा और एक आपकी फाइल्स होंगी, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको इंटायर वेबसाइट का बैकअप लेना है। तो ये बिलो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो इस तरीके से आप उनको फॉलो करते हुए आप इस तरीके से उनका बैकअप भी ले सकते हैं। इस तरीके से है कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले कोर इंस्टॉलेशंस हैं, उसका लेना बैकअप होगा। उसके बाद आपने प्लगइन्स का लेना है, थीम्स का, इमेजेस एंड PH फाइल्स, ये इन फाइल्स पे कंसिस्ट करती है। आपकी वर्डप्रेस की जो हायरार्की होती है उसमें जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो इन पे कंसिस्ट कर रहे हैं। कोर इंस्टॉलेशन में यही होगा कि BP कंटेंट और उसका फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, BP रूट पे जो फाइल्स पड़ी होती हैं ये कोर में आ जाती हैं। उसके बाद जो कंटेंट के अंदर आता है वो ये दो आ जाते हैं, ये तीनों कंटेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। WP कंटेंट का अगर आपको मैं फोल्डर विजिट कराऊँ तो आपने अगर cPanel में वो फोल्डर कहीं देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ये ZAMP में अगर आप विजिट करें htdoc में क्लास 2 में, यहाँ पे अगर आपके पास ये जो कंटेंट में जितनी चीज़ें आ रही हैं ये आपके पास क्या है, ये तीनों हैं, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस थीम्स और इमेजेस एंड फाइल्स, ठीक है। ये आपके पास कोर इसके फोल्डर्स में आएगा, और कोर के अलावा WP कंटेंट में आपके पास आएगा। तो WP कंटेंट में आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये तीनों जो भी होंगे प्लगइन्स, थीम्स और फाइल्स, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और इसको आप इस तरीके से विजिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फाइल्स जो होंगी वो WP कंटेंट में आ रही हैं, और WP कंटेंट में आप इसको विजिट करेंगे, आपके पास थीम्स आ गए, ये प्लगइन्स आ गए, और अपलोड में आपके पास इमेजेस आ गए, ठीक है। तो ये आपके इसका स्ट्रक्चर होगा। इसी तरीके से आपके पास इसकी जावास्क्रिप्ट PHP प्लगइन्स में यूज़ हो रही होती है और कोड फाइल्स होती हैं। एडिशनल फाइल्स में आपके पास क्या होगा, स्टैटिक फाइल्स होंगी और वेब पेजेस होंगे। तो ये आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए बिफोर गेटिंग द बैकअप। आपने क्या करना है, बैकअप में आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वेब होस्ट जो है वो बैकअप प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें मैनुअल वे मिल जाने की। एक और चीज़ ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट किसी किसी टेम्पररी लोकेशन पे उसकी एक फाइल क्रिएट की हो, और उस टेम्पररी लोकेशन पे ये पूरे का पूरा बैकअप शिफ्ट हो जाता है। सिंक का मतलब ये होता है, सिंक का मतलब ये होगा आपके पास। अब एक और मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, कॉपी कर लें वो फाइल्स अपने डेस्कटॉप, ठीक है। FTP क्लाइंट मैंने आपको बताया था, फाइलज़िला यूज़ होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। FTP आपको cPanel में जाके आप वहाँ पे बना सकते हैं, उसमें होस्ट होता है, यूज़र नेम होता है, पोर्ट
पोर्ट होता है और वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो वो इंटर करेंगे फाइलजिला में तो आप डायरेक्ट उसकी फाइल डायरेक्टरी में चले जाएंगे, जिसको cPanel में फाइल मैनेजर भी कहते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे ये आपके पास डिफरेंट सिनेरियो हैं जिनसे आप बैकअप्स जो है कर सकते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली वे में भी देखते हैं कि आप किस तरीके से इसका बैकअप ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, cPanel में जब डेटाबेस का बैकअप आप लेंगे तो आपने क्या करना है, एक्सेस करना है phpMyAdmin में। तो ये कुछ cPanel हैं जिनके बारे में बताया गया है, और जिसमें ये cPanel है, डायरेक्ट एडमिन है, एनसिम है, VDAC है और फिरोजो है। ठीक है, तो ये आपके पास बैकअप के कुछ इनके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, इनकी अलग अलग दी हुई है। लाइक अगर ये वाला सर्वर है तो इसकी अलग इंस्ट्रक्शंस होगी। तो हम cPanel को देख लेते हैं क्योंकि मोस्टली cPanel हम कवर अप कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले phpMyAdmin में जाना है अपने cPanel में। जब आप अपने किसी भी होस्टिंग में जाएंगे, उसमें होस्टिंग में जाने के बाद आपके पास CP लिखा होता है, CP लिखा होता है या cPanel लिखा होता है या कंट्रोल पैनल लिखा होता है। तो उसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, सर्च करना है MySQL डेटाबेस। तो उस सेक्शन के अंदर phpMyAdmin होगा। उस phpMyAdmin पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन, एक स्क्रीन खुलेगी जिस तरीके से हमने उसमें भी करके देखा था लोकल होस्ट में। मैं आपको इसमें एक एक प्रोसीजर के थ्रू करके बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस में जाना है। ये डिफरेंट मेथड बता रहा है कि डेटाबेस आप कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। लोकल होस्ट में यहाँ से आप डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, क्लिक एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटाबेस हो जाएगा। तो मैं करंटली आपको एक डेटाबेस का एक्सपोर्ट रन करके बता देता हूँ कि किस तरीके से तो डेटाबेस एक्सपोर्ट होता है। तो मैं लोकल होस्ट पे करूँगा जब तक ये ओपन हो रहा है। सो ये हमारे पास एक्सपोर्ट है, एक ऑटोमेटिक बैकअप्स हैं और बाकी ये हैं। तो बैकअप्स की डिटेल्स हम देख लेते हैं यूजिंग cPanel। तो हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करना होगा। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपने उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जाना है जिसका आपने बैकअप लेना है। यानी यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस आ रहे होंगे, आपने मेक श्योर रखना है कि आप उसी डेटाबेस में जाएं जहाँ पे आपने काम किया हुआ है। तो उसी का आपने बैकअप लेना है। तो जब आप इसके WP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये ऊपर टॉप पे आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपने कुछ और सेटिंग्स नहीं चेंज करनी, जस्ट आपने गो पे क्लिक कर देना है और आपका बैकअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस वन। सो ये बहुत इजी है बैकअप डाउनलोड करना। मैं आपको करके बता देता हूँ। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर मैंने अपना ओपन करना है, क्या ओपन करना है, एडमिन डेटाबेस एडमिन। तो मैं /bp phpMyAdmin पे करूँगा तो ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आप PHP, मैंने इसमें मिस्टेक की है। WP एडमिन के बाद सबसे पहले एडमिन में जाना है। एडमिन को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कोशिश करें कि आपको MySQL ओपन। सो मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने फोल्डर के बाद लिखा है, क्योंकि फोल्डर के बाद तो वो उस वेबसाइट पे चला जाता है ना। तो ये मेन रूट में आपने लिखना होगा लोकल होस्ट /phpMyAdmin पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक SQL का जो सर्वर होगा, ये phpMyAdmin ये ओपन हो जाएगा। और आपने यहाँ पे जाके जस्ट डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज कि मेरे पास जो क्लास 2 का डेटाबेस है, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्विक ऑप्शन है और कस्टम ऑप्शन है। कस्टम में आप कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, यूजर्स को और बाकी डिटेल्स को भी, लेकिन हम क्या करते हैं, क्विक में जाते हैं क्योंकि इसमें मोस्ट रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, इसका मैं नाम वही रख देता हूँ, क्लास, जो मैंने ऊपर यहाँ पे भी रखा हुआ है, सेम नाम रखना है, ठीक है, क्लास 2। तो यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, मेरे पास SQL जो है, ये डेटाबेस जो है एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसमें जितनी फाइल्स होंगी, जितने फोल्डर्स होंगे, वो आप ओपन करके किसी कोड एडिटर में भी देख सकते हैं। तो आपके पास SQL का पूरा डेटाबेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास डिफरेंट टेबल्स होंगे और उन टेबल्स को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है, और ये इसका प्रॉपर वे में इस तरह से नहीं होगा, लेकिन यह है कि यहाँ पे आप दोबारा इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं डिलीट करके यहाँ से। लाइक मैं इस टेबल को डिलीट करने का क्या प्रोसीजर होगा, मैंने यहाँ पे आके ऑपरेशंस में जाना है।
ऑपरेशंस के बजाय आप यहाँ पे एक और ऑप्शंस भी होता है, आपने यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करना है, ड्रॉप द डेटाबेस। ऑपरेशंस में आके आपने ड्रॉप द डेटाबेस करेंगे तो ये सारा डेटाबेस एम्प्टी हो जाएगा। सो इसको करके देख लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टाइम मिस्टेक्स होगी, आपके पास एरर आएगा, बट एरर्स को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ। ये क्या कह रहा है, आपका डेटाबेस का क्लास 2 का प्रॉपर रिमूव हो चुका है। हमारे पास ये प्रॉपर क्लास 2 का डेटाबेस यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखना ये क्या कह रहा है, आपके पास डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। डेटाबेस के विदाउट वेबसाइट रन नहीं हो सकती। सो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने वो एसक्यूएल का डेटाबेस का सर्वर सेव किया है वहाँ पे आपने उसको वो देना है, और मैक्सिमम साइज 40 MB होता है। ये बढ़ा भी सकते हैं आप php.ini में जाके। तो आप गो पे क्लिक करेंगे। गो पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक प्रोग्रेस चल गई है, प्लीज बी पेशेंस, योर फाइल इज करंटली बीइंग अपलोडेड। आफ्टर अपलोडेड तो ये क्या करता है, उसको उसके टेबल्स बनाता है। तो ये खुद ही इसकी सारी डिटेल्स करेगा, और इसमें चांसेस हैं कि कनेक्टिविटी इश्यूज आए। तो कनेक्टिविटी का लिए भी आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपने सेटिंग्स कर। तो ये क्या कह रहा है, आपका जो कॉपी का इशू आ रहा है टेबल का, क्या कह रहा है, टेबल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो आप बैक में जाएंगे तो क्लास 2 आपके पास कुछ सारे टेबल्स आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1-2 टेबल्स इशू कर रहे थे। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे दोबारा उसी तरीके से ओपन हो गई है। इट्स मीन कि मैंने अपनी वेबसाइट का डेटाबेस बैकअप भी सही लिया है और इंपोर्ट भी सही तरीके से किया है। सो इन दिस वे आप उसका डेटाबेस का बैकअप ऐसे ही लेंगे। अब आ गया आपके पास बीपी का कैसे बैकअप है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने ये जो डेटाबेस का आपका डिटेल्स आ गया, उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास FTP बैकअप्स के कुछ टूल्स हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ से FTP में जाएंगे। FTP क्लाइंट में फाइलज़िला होता है और दूसरा होता है ये आप cPanel में जाके भी बैकअप ले सकते हैं। तो FTP में आपके पास यही होगा, कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू करके आपको बता देता हूँ। आपके पास एक फाइलज़िला नेम का सॉफ्टवेयर था जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में दिया था। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, इसका होस्ट देना है और यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है और कोड देना है। देन हम इस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जाके हम FTP में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि हमारे पास FTP में डिटेल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो FTP आपके पास ये देखें फाइलज़िला यहाँ पे आ रहा है। इसको स्टार्ट करेंगे, ये आपसे परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद आप इसके एडमिन पे क्लिक करें तो ये आपको सर्वर का क्या दे रहा है, IP सर्वर एड्रेस दे रहा है, पोर्ट भी दे रहा है। तो यहाँ पे सर्वर एड्रेस हम लिख देते हैं होस्ट में। यूज़र नेम हमारे पास क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। और हमारे पास करंटली पोर्ट क्या दे रहा था, 147 यहाँ पे लिखी हुई है 141। और यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास क्या होगा वो हम यहाँ पे इसके ऑप्शंस में कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ के XML फाइल ओपन करेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए इसने एक तो इसके दो एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन दिए हुए हैं और आपके पास यहाँ से भी इसको आप चेक कर सकते हैं इसने FTP बैकअप में क्या प्रोसीजर दिया हुआ है। तो हम उसको भी विजिट कर लेते हैं। सो आपने सबसे पहले यहाँ पे ये इसका प्लगइन भी यूज़ हो रहा है बैकअप। अगेन हम प्लगइन ही मैनुअल वे में करना चाह रहे थे। मैनुअल वे में यही होगा कि आपको डेटाबेस का फाइलज़िला ये जो XAMPP है सो आपने क्या करना है कि एक FTP अकाउंट क्रिएट करना है। और FTP अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपने सबसे पहले यूज़र में जाना है और ऐड यूज़र करना है। ठीक है, और वहाँ पे ये लोकल होस्ट और पोर्ट जो होगी वो आपके पास होस्ट जो है आपके पास लोकल होस्ट होगा। और यूज़र नेम आपके पास रूट होगा और
पासवर्ड आप ही रख के कनेक्ट करके ट्राई करें पॉसिबल। अगर ऑलरेडी इसने क्रिएट किया होगा एफटीपी तो आपके पास आ जाएगा, नहीं होगा तो आपने यहाँ से प्रोसीजर दिया हुआ है या आप इस तरीके से एफटीपी कर सकते हैं इसका क्रिएट। ये इसने बताया हुआ पोर्ट 21 लिखनी है और मोड चेंज करना है अगर इशू आ रहा है। यहाँ पे सर्वर टाइम आउट हो गया। लॉग्स में ओपन करके भी आप चेक कर सकते हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो यहाँ पे आएगा, तो आप एडमिन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड इसका कोई नहीं है, पोर्ट ये दी हुई है और सर्वर एड्रेस ही है। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, रिस्पॉन्स इसका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा और जहाँ पे आपके फाइल मैनेजर एग्जाम का फोल्डर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके एग्जाम के फोल्डर में जाना है। यहाँ से आपके पास इस तरीके से यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसके में जाना है, htdocs में जाना है। htdocs में जाने के बाद आपने ये जो फाइल होगी क्लास 2 के नाम से, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको जिप फाइल कर लेना है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सी पैनल में जाके जैम पे जाएंगे, जिस तरह सी पैनल में होता है ना, फाइल मैनेजर में जाके, तो ये जो क्लास 2 के नाम से होगा इसके अंदर जाके इसके ऊपर इनको सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है और इसको क्लास 2 और जिप फोल्डर रखनी है। बस ये दो काम करना है। इसको आपने ओके कर देना है और ये आपके पास कंप्लीट फाइल्स का जिप फाइल बन जाएगी, जो कि आप जहाँ पे भी मूव करेंगे तो आपने इसके अंदर बस एक सेटिंग करनी होगी कि जब किसी नई कंप्यूटर पे या नई सी पैनल पे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स करनी होगी WP कॉन्फ़िग में। सो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ओपन विद आप करेंगे, अगर एरर्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेशंस के आपस में कनेक्शन के एरर्स आ सकेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि आप जब WP कॉन्फ़िग की फाइल ओपन करेंगे .php की, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका डेटाबेस का नेम वही रखना है। अगर चेंज करना है तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है अब लोकल होस्ट में रूट होता है यूज़र, तो वहाँ पे नया यूज़र होगा तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, ये जिस वेबसाइट को आप यहाँ से बैकअप लेके वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो एज अ यूज़र नेम उसको आपने यहाँ पे चेंज करना होगा। पासवर्ड एम्प्टी है, तो अगर ज़ाहिर आप किसी सर्वर पे लेके जा रहे हैं तो डेटाबेस का एक यूज़र होता है, डेटाबेस का अपना पासवर्ड होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। डेटाबेस का वहाँ पे SQL का अपना होस्ट होगा, होस्ट का नेम आप अपने सी पैनल के थ्रू पता करवा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हर सी पैनल का अपना एक वे होता है, तो आप होस्ट नेम पता करवा के यहाँ पे एंटर करेंगे। बाकी डिटेल्स उसी तरह आप रखेंगे और बाकी यहाँ पे आपके पास कुछ कीज़ हैं, वो मेरे नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। और टेबल प्रीफिक्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशंस करते होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और इसी तरीके से अगर डीबग मोड, अगेन इशू आ जाता है जब आपकी वेबसाइट पे, तो वो कहता है आप डीबग मोड ऑन करें, तो वो डीबग मोड यहाँ से ऑन होता है। यहाँ पे इसको ट्रू करेंगे तो ये डीबग मोड ऑन हो जाएगा आपकी वेबसाइट का। ठीक है, तो ये तो आपकी WP कॉन्फ़िग की फाइल होगी जिसके अंदर मोस्टली आपके डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड, आपकी अपनी वेबसाइट का जो यूज़र होगा तो वो इस तरीके से आपके अपने MySQL का डेटाबेस और उसका पासवर्ड, और इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और WP कॉन्फ़िग आपके पास मेन फाइल होती है, या फिर WP सेटिंग्स, ये दो फाइल्स ऐसी हैं जिनमें आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। अब WP कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में आपके पास क्या है कि इसने रूट डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन फाइल्स दी हुई हैं, कहाँ पे किस नाम से पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे इसके मेन फंक्शंस होते हैं, ये डायरेक्टरीज दी होती हैं, पाथ दिया होता है। ठीक है, तो ये एडवांस है, इसमें इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप WP कॉन्फ़िग और सैम्पल, ये सैम्पल तब आता है जब बाय डिफ़ॉल्ट आप इंस्टॉल करते हैं एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाती है, तो आपने एक न्यू फाइल भी बनानी होती है WP कॉन्फ़िग के नाम से, या उसी सैम्पल को रीनेम करके, जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको पहले भी बताया था कि आप उसको सेम होती हैं, दोनों फाइल सेम होंगी, जस्ट डिफरेंस ये है कि इसका नेम चेंज करके यहाँ पे WP कॉन्फ़िग कर दिया।
अब मेरे पास अगर मैंने इस वेबसाइट को मूव करना हो तो मेरे पास एक ये फाइल आ गई है और एक डाउनलोड में मेरे पास ये फाइल होगी। तो करंटली ये जिप फाइल हो रही है, तो काफ़ी टाइम लेगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी फाइल्स क्रिएट होती हैं, सो ये इस पर टाइम लेता है। तो आपने जस्ट एक जिप फाइल वो वाली होगी और एक एसक्यूएल, ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, दैट्स इट। और आपने सी पैनल के थ्रू भी अपनी फाइल सी पैनल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर आप फाइल जिला में इस तरह से आप इस तरीके से भी आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं बैकअप। सो ये तो आपके पास तरीका होगा मैनुअल में। तो आपने जब लेट्स सपोज कि मैं सी पैनल में यही वाली वेबसाइट लाइव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, माई एसक्यूएल जो है प्रॉपर डेटाबेस का एक यूज़र बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है विदाउट डेटाबेस यूज़र आप नहीं एक्सेस कर सकते। लोकल होस्ट में तो करंटली रूट ही यूज़र होता है ना, लेकिन वहाँ पे ये होगा सी पैनल में बहुत सारे यूजर्स भी हो सकते हैं जिसके अपने अपनी वेबसाइट के अपने अपने डेटाबेस के अपने अपने यूजर्स होंगे, उनके अपनी अपनी परमिशंस होंगी। सो ये आपको सारी चीज़ें, इनका आइडिया तभी होगा जब आप इस पर ट्राई करेंगे सी पैनल पे। आपने क्या करना है कि लोकल होस्ट से आपने जो बैकअप होगा इस तरीके से मैनुअल भी लेके उसको इंपोर्ट करना है उसमें, और उसमें जब WP कॉन्फ़िग में आपको फाइल्स में चेंजेस करनी होगी, और सी पैनल की जो फाइल्स होंगी वो आप सी पैनल के HT डॉक्स में जाके रखेंगे। सो अगर मेरे पास एक करंटली ओपन हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास एक अगर सी पैनल है तो मैं इसकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आपने फोल्डर कहाँ पे जाके वो चेंज करना है। और जाहिर सी बात है पब्लिक HTML के अंदर आप जब अपने सी पैनल में आप अपनी होस्टिंग में जाते हैं, सी पैनल में जाएंगे, सी पैनल में जाने के बाद आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। वेट अ सेकंड, मैं आपको लॉगिन करके उसके बाद बताता हूँ प्रॉपरली। सो लेट्स सपोज कि मैं करंटली ब्लू होस्ट यूज़ कर रहा हूँ सी पैनल, जो कि वर्डप्रेस के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, इसकी अपनी वेबसाइट में भी दिया होता है। तो मैं यहाँ पे एडवांस में जाऊँगा क्योंकि एडवांस ऑप्शंस हैं, ठीक है। एडवांस में जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे रीडायरेक्ट करवा रहा है सी पैनल पे। एडवांस में मैंने क्लिक किया तो मैं सी पैनल पे आ गया हूँ। सी पैनल में जाने के बाद जस्ट मैंने फाइल्स के अंदर फाइल मैनेजर में जाना है। ये मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल जो फाइल मैनेजर है ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट पब्लिक HTML में जाना है और कहीं नहीं जाना, रिमेंबर। यहाँ पे मैंने जस्ट पब्लिक HTML पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो मैं फाइल अपलोड करूंगा रूट डायरेक्टरी में, रिमेंबर /the-learning-arc पे नहीं, यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में। ये जो रूट डायरेक्टरी में जो फाइल्स आएंगी, यहाँ पे आपने वो अपनी जिप फाइल जो होगी जो आपने क्रिएट की है डेस्कटॉप में आपके पास थी, ये वाली जहाँ पे आपने वो उसका बैकअप लिया था, ये फाइल आप इस तरीके से यहाँ पे आके ड्रॉप करेंगे। इस तरीके से ड्रॉप नहीं होते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन होगा। सब सी पैनल सेम तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे भी सी पैनल होगा ऐसे ही इंटरफेस होगा। इस पे आके सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपका जो XAMPP में वो फाइल पड़ी हुई है HT डॉक्स में क्लास 2 में, और वो जो जिप फाइल है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जब तक ये अपलोड होता है तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे जिप फाइल आ गई, आपने जिप फाइल को यहाँ से अनजिप करना है और मेक श्योर रखना है कि यहाँ पे पहले से कोई फोल्डर ना हो। जस्ट एक आपके पास कुछ एक दो फाइल्स पड़ी होंगी, जिस तरह से रीडमी होता है या .htxs होगा। इसके अलावा आपके पास या ये जो CGI बिन होगा, इसको आपने नहीं छेड़ना, आप इसको रहने दें। और बाय डिफॉल्ट बाकी मेरे कहने का मतलब है पहले से ऑलरेडी कोई वर्डप्रेस की फाइल्स ना पड़ी हो, जैसे कि अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी वेबसाइट रनिंग है, तो यहाँ पे और कोई वेबसाइट ना हो। यहाँ पे आके उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपने वापस सी पैनल में जाना है, ये ब्लू होस्ट का या जो भी आप सी पैनल, यहाँ से वापस इस पे CP पे क्लिक करेंगे, आप दोबारा सी पैनल में चले जाएंगे। ये जब अपलोड हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए था। यहाँ से आपने जाके ये डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में जाने के बाद आपने phpMyAdmin में नहीं जाना, क्योंकि आप नया डेटाबेस बना रहे हैं। रिमेंबर, वो लोकल होस्ट में ये काम होता था। आपने MySQL डेटाबेस में जाना है। MySQL डेटाबेस में जाने के बाद आप जो है सबसे पहले यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस का यूज़र क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे यूज़र नेम उसका असाइन करना है, पासवर्ड असाइन करना है। उस यूज़र नेम को बनाने के बाद आपने फिर डेटाबेस क्रिएट करना है। ये वही डेटाबेस होगा जो आप उस नेम से बनाएंगे। जिस यूज़र को आप बनाएंगे उसी डेटाबेस को आपने उस यूज़र को उसके साथ असाइन करना होगा। तो वही यूज़र आप असाइन करेंगे जो डेटाबेस का आप उसके साथ असाइन करेंगे यहाँ पे। तो उस यूज़र को आपने इस डेटाबेस के साथ कंबाइन करना होगा, ठीक है।
कंबाइन करने के बाद आपके पास उसको परमिशंस पूरी देनी होगी, और उसके बाद यहाँ पे जब आप एक और कोशिश करनी है कि डेटाबेस का नाम भी वही रखें जो आपके यहाँ पे क्लास 2 का नाम था। ठीक है, यूज़र कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको WP कॉन्फ़िग में जाके चेंज कर देना, लेकिन जो डेटाबेस का नेम होगा वो वही नाम होगा जो आपने अपने MySQL जो आपका लोकल होस्ट से जो आप नाम उठा रहे होंगे वही यहाँ पे आके पेस्ट करना होगा। क्लियर? तो जब ये यहाँ पे इसको यूज़र असाइन हो जाएगा, इस डेटाबेस को, इसका यूज़र इस डेटाबेस को असाइन हो जाएगा, आपने फिर क्या करना है, दोबारा फाइल मैनेजर में इस पे cPanel में जाना है, होम पे क्लिक करेंगे, दोबारा इसके एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको cPanel में एक्सेस दे देगा। तो जाहिर है जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे उसके अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये इसलिए डेटाबेस पहले क्रिएट किया जाता है ताकि आप उसके अंदर एक नया डेटाबेस, वो एम्प्टी होता है बाय डिफॉल्ट। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसको एक यूज़र असाइन करते हैं, वो एक एम्प्टी डेटाबेस होता है। तो जब उसको उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे तो तब उसके अंदर फाइल्स आ जाएंगी। एडवांस पे आपने क्लिक करना है और दोबारा आप cPanel में चले जाएंगे। डेटाबेस बनाने के बाद यूज़र उसको डेटाबेस बनाने के बाद यूज़र को डेटाबेस को असाइन करने के बाद आपने आ जाना है फाइल phpMyAdmin में। ये सेम phpMyAdmin वैसा ही होगा जैसा आपने लोकल होस्ट में देखा था, जस्ट डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे इसकी डिटेल्स चेंज हो। सो जो भी आपको यहाँ पे डेटाबेस आपने बनाया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर उस डेटाबेसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डेटाबेस होगा, यहाँ पे इसको चेक करके यहाँ पे इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने उस डेटाबेस को चूज फाइल करना है और जहाँ पे वो आपका डेटाबेस पड़ा होगा उसको आपने यहाँ से ओपन करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से गो पे क्लिक कर देंगे तो ये डेटाबेस आपका इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका फाइल मैनेजर में आपने जाके वही जो आपने फाइल्स एक्सट्रैक्ट की थी यहाँ पे पब्लिक HTML में, यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे आपने वो एक्सट्रैक्ट हेयर कर देनी है। तो मेक श्योर रखना है कि इसके फोल्डर्स मजीद ना बने। एग्जांपल्स में दूंगा कि आपका जो क्लास 2 के अंदर जब आप आओ तो ये वाले फोल्डर्स होने चाहिए और कोई फोल्डर नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पास एक और फोल्डर यहाँ पे नया बना हो और उसके अंदर हो, वो फिर आपको स्लैशेस एंटर करनी पड़ेंगी। लाइक इस तरह से होगा कि फिर आपको क्लास 2 यहाँ पे वर्डप्रेस लोकल हो स्लैश क्लास 2 फिर एक और फोल्डर होगा उसके अंदर जाके आपको ये फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें डेटाबेस का एरर भी आएगा क्योंकि पाथ आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आपने मेक श्योर रखना है कि आपके पास ये जो फाइल होगी तो ये जो आपके पास ये रूट डायरेक्टरी पे आनी चाहिए। ऐसे ही रूट डायरेक्टरी मतलब मेन डायरेक्टरी, यहाँ पे cPanel। ये तो आपके पास मैनुअल वे हो गया। जब आप इसको करके जब वेबसाइट को रन करेंगे तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा। आपने क्या करना है, WP कॉन्फ़िग में जाना है। इन केस एरर आता है, एरर सम टाइम नहीं भी आता, अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है, WP कॉन्फ़िग में जाना है। इस फाइल को आपने यहाँ से एडिट पे राइट क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है और सर्वर पे ये एडिट हो जाएगी फाइल, और यहाँ से आपने एडिट पे क्लिक करना है। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आप इसके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसका डेटाबेस चेंज कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स चेंज करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। देन आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका मैनुअल वे में वर्डप्रेस बैकअप जो है इंपोर्ट भी हो चुका है और बैकअप ले लिया। अगर लोकल होस्ट में कहीं सेव कर लें उसको और दोबारा उसको इंपोर्ट कर लें कहीं पे जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं। सो उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक तो फाइल मैनेजर का जिप फाइल लेना है और एक डेटाबेस phpMyAdmin में वहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद जहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंपोर्ट करना है, ये शिफ्ट करना है अपना बैकअप, तो वहाँ पे आपने सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप वर्डप्रेस की फाइल्स इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। सो वर्डप्रेस की मैनुअल वे में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ऑटोमेटिक वे में होगा। आपने मैनुअल में क्या करना है, जस्ट आपने पब्लिक HTML में आना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये ना आप पहले से रूट डायरेक्टरी में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। आप एक फ्रेश cPanel बनाएं, होस्टिंग लें और उसमें फ्रेश cPanel हो और उसमें आपने जाके पब्लिक HTML में अगर ऑलरेडी है उसको डिलीट कर दें या अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, मैंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, डिलीट कर दें या अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल तब करेंगे ऑटोमेटिक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हो, और डिलीट कब करेंगे, जब मैनुअल वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हो cPanel। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस पर पब्लिक HTML में वो जिप फाइल अपलोड करूँगा यहाँ पे,
जो आपकी फाइल्स वाली लोकल होस्ट वाली होगी या किसी और सी पैनल की होगी। और मैं PHP माई एडमिन में जाके मैंने क्या करना है, डेटाबेस इंपोर्ट कर देना है। और डेटाबेस कब इंपोर्ट करना है, जब सबसे पहले मैं MySQL में डेटाबेस बनाऊंगा और उसको एक यूज़र असाइन करूंगा, और वो जब डेटाबेस बन जाएगा उसका नेम भी वही रखना है जो आपके अपने पास जो डेटाबेस का जो बैकअप का नाम था, जो आपने ओरिजिनल बैकअप जो आपने लिया था उसका डेटाबेस का वही नाम रखना है। और फिर उसके बाद उसमें आपने PHP माई एडमिन में जाना है। यहाँ से PHP माई एडमिन में जाने के बाद यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे और वो डेटाबेस यहाँ पे सारा इंपोर्ट हो जाएगा। स्टिल कनेक्टिविटी का इशू आता है, आपने WP config में जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम कर देनी है जो कि आपने प्रीवियस वेबसाइट में करनी है। और URL आपने जब ये सब कुछ कर चुके हों, फिर आपने क्या करना है, वेबसाइट के अंदर आके सेटिंग्स में जाएंगे। जब आप रिसेंटली इंपोर्ट कर चुके हो तो यहाँ से आके उसका URL चेंज करेंगे। ज़ाहिर है ये URL तो सेम तो नहीं रहेगा, कोई www.google.com आ जाएगा या कोई भी XYZ डोमेन आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे एंटर करके सेव चेंजेस कर देनी है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू द मैनुअल बैकअप ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये बहुत लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा आपको, लेकिन आपने लाजमी ट्राई करना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सीखेंगे जो कि आपको प्लगइन नहीं बता रहा होता। तो एक अब इसमें ऑटोमेटिक वे देख लेते हैं, सेकंड प्रोसीजर है। सो हमारे पास इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल होगा। तो उसमें पहले हम इसको नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं। तो इन सेकंड पार्ट वी विल डू द वर्डप्रेस बैकअप यूजिंग ऑटोमेटिक प्लगइन नेम एज ऑल इन वन। सो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आके ऑल इन वन सर्च करना, प्लगइन में ऐड न्यू में जाके ऑल इन वन सर्च करना है, ठीक है। ये प्लगइन यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, 4 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इसकी, और आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे ऑल इन वन VP माइग्रेशन। और कोई इसके नाम से होगा वो नहीं करना। यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश का आइकन आ रहा होगा और सर्व मास्क ने ये प्लगइन बनाया हुआ है और ये अपडेटेड है 5 days अगो, और 4 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और उसकी रेटिंग्स भी सबसे ज़्यादा है। सो हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। बहुत ईजी टू यूज़ है और बहुत फ्लेक्सीबल है। जब एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे एक ये ऑल इन वन का आपके पास एक पैनल बन जाएगा। एडमिन नेविगेशन के अंदर यहाँ पे आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, बैकअप, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। अगर आपने बैकअप सिर्फ डाउनलोड करना है, जस्ट आप बैकअप पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक सेव हो जाएगा बैकअप, जो कि आपको आगे काम आएगा। बैकअप्स जो जनरल बैकअप्स लेते रहते हैं। अगर आपने मूव करनी है वेबसाइट, एक जगह से दूसरी जगह पे आपने वेबसाइट मूव करनी है, तो आपने क्या करना है, जिस करंट वेबसाइट पे आप होंगे वहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है। वहाँ से आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। और जहाँ पे आपने वेबसाइट अपनी इंटर करनी है या जहाँ सेव करनी है, जहाँ पे मूव करनी है, वहाँ पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपने वहाँ पे इंपोर्ट करना होगा और इसी प्लगइन के थ्रू करना है, और वहाँ पे भी प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। मैं अगेन प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक प्लगइन इंस्टॉल किया ऑल इन वन VP माइग्रेटर के नाम से, माइग्रेशंस के नाम से। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है एक्सपोर्ट के ऑप्शन में, क्योंकि करंटली इस वेबसाइट में यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे। एक एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा, मूव, जिसको वर्डप्रेस वेबसाइट मूव कहते हैं, ठीक है, मूव वर्डप्रेस। ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू होता है, और जो आप बैकअप लेते हैं वो डायरेक्ट बैकअप डाउनलोड कर देते हैं। और इसमें ये तरीका होगा कि आपने दोनों जगह वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो आपके पास, और जो दूसरी जगह इंस्टॉल्ड हो वहाँ पे और कोई प्लगइन इंस्टॉल हो, जस्ट एक ऑल इन वन VP माइग्रेटर इंस्टॉल्ड हो। मैं इसकी एग्जांपल करके आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं जस्ट आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से होगा। आपने यहाँ पे आके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करना है। ये क्या कर रहा है कि आपकी जो करंट वेबसाइट है, जिसको आपने यहाँ से शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना होगा। ये क्या करेगा, अपनी फाइल आर्काइव करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव करेगा, उसकी फाइल्स का जिप बनाएगा, इसका टाइम लेगा प्लगइन्स को, सबको। तो दूसरी जगह पे आपने जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा किसी भी सी पैनल में, वहाँ पे जाके आपने एक प्लगइन दोबारा यही वाला इंस्टॉल करना है ऑल इन वन VP माइग्रेशन का, और वहाँ पे जाके ये वाली फाइल आपने इंपोर्ट कर देनी है। क्लियर? ये जब आप वहाँ पे ये फाइल इंपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से दोबारा ये उसको क्या करेगा, जो इंपोर्ट करेंगे तो उस करंट जो फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ उसको रिप्लेस कर देगा इस वेबसाइट के इस वेबसाइट को। तो आपकी एक वेबसाइट एक जगह से आपने मूव करके दूसरी जगह ले गए और आपको कोई इशू भी नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आना।
क्योंकि ये सारा, अब ये देखें ये क्या कह रहा है, 308 MB का आपके पास इसका लोकल होस्ट है। आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ये देखें इसके वीपी प्रेस वाली जो फाइल है ये वहीं पे इंपोर्ट हो सकती है, सिर्फ उसी प्लगइन के अंदर। यहाँ पे जाके आपने इसको सेव कर देना। मैं यहाँ डाउनलोड में सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक नया लोकल होस्ट में नई वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है अपने लोकल होस्ट में, और वहाँ पे ये इंपोर्ट करके ट्राई करना है। सो यहाँ से क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम बैकअप को देख लेते हैं। जब बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने, जब आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो एक ऑटोमेटिक बैकअप हो गया। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने एक्सपोर्ट किया था आपके पास यहाँ पे बैकअप आ जाएगा। उस बैकअप को आपने क्या करना है कि ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो डॉटेड बने हुए हैं यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट करेंगे तो बैकअप भी बन जाएगा और आपका वर्डप्रेस मूव भी कर जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। नहीं बनेगा तो नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट बैकअप पे क्लिक करेंगे। सो दिस इज रियली इजी वे टू मूव द वर्डप्रेस, आल्सो मेक द बैकअप ऑफ इट। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपका ऑटोमेटिक में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट में आपके पास सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक फाइल में एक्सपोर्ट किया था अपनी वेबसाइट को। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एरर देगा, क्योंकि 40 MB से ज़्यादा फाइल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्लगइन है जो मैंने आपको USB में प्रोवाइड किया था। आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि वो आपके PC पे पड़ा हुआ है। तो आपने अपलोड पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ पे वो प्लगइन आपके पास है आपने क्या करना है कि उस फाइल को, उस प्लगइन को आपने ऑल इन वन VP अनलिमिटेड एक्सटेंशंस के नाम से आपके पास वो एक्सटेंशन होगी, उसको आपने मेक श्योर रखना है कि पहले से आपने ऑल इन वन VP बेसिक वाला प्लगइन जो यहाँ से सर्च करके इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉल किया हो। फिर उसकी एक्सटेंशन, प्रीमियम एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है अपलोड करके। तो ये अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे इसके। तो अब मैं जब इसको विजिट करूंगा तो अब इसका डिफरेंस आपने नोट करना है। तो अब आप इधर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स भी आ गई हैं, पहले सेटिंग्स नहीं आ रही थी। तो मैं इंपोर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे अनलिमिटेड साइज है। ठीक है, आप मैनुअल वे से भी कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम अपलोड साइज भी बढ़ा सकते हैं php.ini में जाके, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी इंपोर्ट, यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट फ्रॉम पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ पे वो आपने डाउनलोड की थी उस फाइल पे क्लिक करना है, ओपन करना है। तो इस तरीके से आपके पास इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें परसेंटेज इसकी चल रही है। ये मैं करंटली उसी वेबसाइट को इसी के ऊपर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये कोई मसला नहीं आएगा, इसी को उससे से रिप्लेस कर देगी। और अगर आप cPanel पे काम करेंगे ये टाइम लेगा, टाइम ऐसे लेगा क्योंकि आप cPanel पे ये फाइल अपलोड होगी, उसके बाद ये इंपोर्ट होगी। लेकिन अगर आप लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके कंप्यूटर पे ही लोकल होस्ट है और आपकी फाइल भी आपके पास कंप्यूटर में ही है, तो वो वहीं से उसमें कॉपी हो जाएगी। जिस तरह अभी देखें 38% पे आ चुका है, 40 पे चला गया। तो ये कम से कम 4-5 घंटे लेता है आपके पास जब cPanel में। इट टोटली डिपेंड अपॉन योर लैपटॉप स्पीड, आपके ब्राउजर की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है cPanel पे जब कर रहे होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी इंटरनेट की अपलोड की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनेट का कितना फास्ट अपलोड है जो कि आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखें इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट होने के बाद ये एक्सट्रैक्ट करेगा अपने आप को और इसकी आर्काइव करेगा, अपने फाइल्स को अनआर्काइव करेगा, और उसके बाद उसकी लिस्टिंग बनाएगा। लिस्टिंग बनाने के बाद अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका डेटाबेस का जो यूज़र पुरानी वेबसाइट में होगा वो इस वेबसाइट से रिप्लेस हो जाएगा। वही वेबसाइट पूरी की पूरी एक जगह से मूव होकर उसमें आ जाएगी और दूसरी वेबसाइट रिप्लेस हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, अब मैं जब इंपोर्ट हो चुकी है तो ये आपको एक वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि आपने अगर बैकअप नहीं लिया हुआ इस करंट वेबसाइट का तो ये जो आप इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे ये रिप्लेस कर देगा।
तो करंटली अभी अभी एक्सपोर्ट किया तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, नहीं तो आप क्लोज कर देंगे। ये क्या करेगा, इसको ब्लॉग्स प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद फिर इसके प्लगइन्स करेगा, लिस्ट ऑफ फाइल्स करेगा, कोर फाइल्स जो मैंने आपको बताई थी। सो इस तरीके से ये इंपोर्ट करेगा। तो आपकी वेबसाइट आप इस तरीके से परसेंटेज ये बताएगा, रिस्टोर करेगा। जब ये रिस्टोर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जो बैकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से आप अनलिमिटेड एक्सटेंशन यूज़ करके आप इसका बैकअप ले सकते हैं।